अच्छा जी, मैंने आप लोगों से अभी पूछा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। देखें, ये अभी हमारा फर्स्ट सेशन है CSS 2027 के लिए। और इसमें करंट अफेयर्स की अभी काफ़ी डायनामिक्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। और अभी हम मैं आपको नहीं कह सकता कि जो अभी हमने टॉपिक्स किए हैं यही आएंगे। अभी तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं। अभी इसमें काफ़ी चेंज जो है वो आएगा। तो आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है ये सेशन, इसमें आप लोगों को अ, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म करें। ओके। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरी साइड से मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर है। मैंने दूसरी साइड से भी चेक किया, इट इज़ फाइन। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो हम टॉपिक्स अभी कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए ये स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग टॉपिक्स का मतलब ये है कि अभी हम जो चीज़ें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन की हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स हैं। और इन चीज़ों से मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का करंट अफेयर्स हो जाएगा, अभी इन टॉपिक से नहीं होगा, ठीक है। अभी तो हमने काफ़ी चीज़ें नहीं करनी हैं, आएंगी। और अभी CSS 2027 तक काफ़ी टाइम अवेलेबल है, ठीक है। डिफरेंट डायनामिक्स इमर्ज होंगी, डिफरेंट सब टॉपिक्स आएंगे, डिफरेंट चीज़ें चेंज होंगी। तो फिर आप स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि फिर फ़ायदा क्या हुआ हमें ये सेशन लेने का, हमने तो अपने पैसे ज़ाया किए हैं या हमने टाइम ज़ाया किया है। तो ऐसी बात नहीं है, ये मैं कुछ क्लैरिटी आपको करना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसी बात नहीं है? क्योंकि जब आप ये हम अभी जब इसको रैप करेंगे चीज़ों को, अभी काफ़ी चीज़ें और पाइपलाइन में हैं। जब हम ये चीज़ें कवर करेंगे तो आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी चीज़ों की। आप लोगों को बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी कि अच्छा ये इशू है, इसके अच्छा मुझे बेसिक्स आइडिया है, बैकग्राउंड का आइडिया है, करंट डायनामिक्स का आइडिया है, अच्छा इसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुई है तो मैं उसको लिंक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों ने ऐसे भी अभी लिखना शुरू करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे जो है वो जनवरी के अंदर लिखना है और फरवरी के अंदर आपने एग्ज़ाम देने हैं। तो आपने अभी से प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह आप जो ऐसे का कंटेंट है वो कहाँ से गैदर करेंगे, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अब कंटेंट इसी तरह ही गैदर होता है। 50% आपका करंट अफेयर्स है, आपका 20-30% पाकिस्तान अफेयर्स है, और बाद में जो चीज़ें बचती हैं वो बाकी सब्जेक्ट से इकट्ठा की जाती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऐसे के लिए कोई एक बंदा आपको मिल जाए या कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ पे सारा कुछ कंबाइंड हो, गिवन हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसे इज़ योर ओन एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। अगर जैसे ये टॉपिक पढ़ाने लगूं, एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में बहुत दफ़ा पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आपने अगर प्राइस हाइक समझनी है पाकिस्तान में क्यों हो रही है, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस समझनी है क्यों हो रही है, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको इसकी बेसिक्स का आइडिया हो। और अगर किसी के एग्ज़ाम्स जैसे सिंध सर्विस के एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे जून के अंदर, तो उनके लिए तो टॉपिक्स काफ़ी हैं क्योंकि यही टॉपिक्स होंगे। लेकिन मैं CSS की बात करूं, CSS के लिए इसमें चीज़ें आएंगी। तो पहला आपके लिए ये वर्जन है जो हम अभी कर रहे हैं। दूसरा जो आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने दोबारा जब लाइव लेक्चर्स आप प्रेफर करें कि ले लें, जो मेरा नवंबर या दिसंबर में जो फाइनल बैच होगा, या जनवरी वाला ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनवरी वाला बहुत फास्ट ट्रैक होता है, ठीक है। तो नवंबर या दिसंबर वाला आपने दोबारा लाइव क्लासेस ले लेनी है, आप लोगों के साथ लिंक शेयर हो जाएगा, इसी तरह मटेरियल भी शेयर हो जाएगा, स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी, ठीक है। और आपका तब एक टेस्ट भी कंडक्ट कर लूँगा मैं। तो आप लोगों को एक दोबारा आइडिया हो जाएगा, चीज़ों को रिफाइन होके मिल जाएंगी, फाइनलाइज होके मिल जाएंगी, और आप उससे जो है वो अपना अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा तरीक़ेकार है इस चीज़ों को लेके जाने का। अभी मैंने आपने देखा होगा जो मेरे रिटर्निंग स्टूडेंट्स हैं कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और हर चीज़ को, हर पॉइंट को जो वर्ड होता है उसको एक्सप्लेन करने चला जाता हूँ, उसकी डिटेल में चले जाता हूँ। लेकिन ये जब हमारे एंडिंग बैचेस होते हैं तब उसमें ये चीज़ नहीं होगी। तब हम सिर्फ टू द पॉइंट उसको चीज़ों को देखेंगे।
और बाकी आप लोगों से मैंने शुरू में ये भी कहा था कि आप लोगों ने नोट्स अपने साथ साथ बनाने हैं। नोट्स बनाने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपने यही टॉपिक्स, क्योंकि ऐसे के अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे, कोई ऊपर से उतर के तो आएंगे नहीं, ठीक है। इन्हीं के अंदर से आप डाटा निकालेंगे, कुछ हिस्ट्री में से निकालेंगे, उन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो आपने अपने नोट्स इंपॉर्टेंट हैं वो बनाने हैं, हर टॉपिक के साथ बनाने हैं, उसमें स्पेस रखनी है। फिर उसके बाद आपने न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। अब मैं पहले ये बता दूं कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। सो लेट मी शेयर यू कि आप कैसे न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों के साथ डॉन न्यूज़पेपर शेयर करूं, मैं डॉन रीड करता हूं। आप बाकी न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आप मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स है, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस हैं, ये डिफरेंट। इसी तरह इकोनॉमिस्ट है, लेकिन वो बड़ा ही सिक्योर्ड आपको पर्सपेक्टिव देते हैं। फिर इसी तरह वो चाइनीज़ का क्या है, एक उसका एक वेबसाइट थी, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो भी अच्छी है। वो एक ईस्टर्न व्यू देती है, वो दूसरे ऑपोजिट साइड का व्यू देती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स आप चेक कर लिया करें। अब लेट से अगर आपने न्यूज़पेपर को रीड करना है, और कैसे आप न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं, अपनी जो नोट्स हैं उसको किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है एक न्यूज़पेपर को रीड करने का। अब देखें, ये डॉन न्यूज़पेपर है, ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। अब इसमें देखें मल्टीपल आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे। अब इसके अंदर है क्या, पाकिस्तान इंश्योर्स रिटर्न ऑफ सीज इरानियन शिप क्रू, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट हम किसके साथ लिंक कर सकते हैं। आई डोंट हैव टू रीड इनटू द डिटेल्स क्योंकि मुझे पता क्या हुआ था, लेकिन आपने क्या करना है, आपको पता लग गया कि पाकिस्तान की यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था कि जो मई के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, और हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मीडिएटर के तौर पे रोल प्ले करना शुरू किया। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल के तौर पे काम आएगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इस पॉइंट के इस हेडिंग जो आपने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो कभी मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा सर। तो जब ये टॉपिक आएगा तो आप उसके अंदर ये इस पॉइंट को लिख सकते हैं, उसके आगे आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है। डेट क्या थी, ये डेफिनेटली आज का न्यूज़पेपर है तो कल का ये वाकया हुआ है, तो 4 मई का ये वाकया है, आप उसके ऊपर लिख लेंगे। सो दिस विल बी वन सॉलिड आर्गुमेंट, वन सब्सटेंशियल एग्जाम्पल, जो कि आपको एक न्यूज़पेपर से आपने सिर्फ उसको हेडिंग देखी, आपको मिल गया। अब ये वाला जो न्यूज़पेपर है, ये वाली जो हेडिंग है, ये वाली जो आपके सामने दूसरे नंबर पे है, अब ये हेडिंग तो सिंपल हमें बता रही है कि क्या चल रहा है इस हॉर्मोज के अंदर, और कहाँ पे टेंशन्स जो हैं वो आ रही हैं। तो ये सिर्फ जो करंट आपका इशू है ईरान और यूएसए वाला, उसको उसकी डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है। और इसमें फर्दर आप रीड कर लें, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये करंट स्टोरी की डेवलपमेंट में है। फिर ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एशिया बोल डेथ सेंटेंस ऑफ छोटू गैंग मेंबर्स, ये भी कोई रेलिवेंट नहीं है। फिर सीआईआई हैज़ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैज़ नो अथॉरिटी टू रूल ऑन क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ये भी कोई पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड नहीं करता, करंट अफेयर से नहीं करता। हाँ, इसको आप अगर किसी का मुस्लिम लॉ है तो उससे जो है वो किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे भी कोई ख़ास चीज़ हमें नज़र नहीं आई, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब आगे आ जाएं। अब इस न्यूज़पेपर में देखें जी, तो N45 कॉन्ट्रैक्ट्स, अब मे भी इसमें से कोई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ मिल जाए, ये भी देख लेते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ के। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी सेनेट पैनल ऑन मंडे ऑर्डर द कैंसिलेशन ऑफ बिड्स फॉर 26 बिलियन नौशेरा चित्राल हाईवे, ठीक है। और इसके अंदर जी उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, कोस्ट एस्टिमेशन इंक्रीज कर गई है। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दैट इज़ अ सिंपल पॉइंट, और इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है। कोई इसमें ये नहीं मिला कि अच्छा ये कब से हिस्ट्री इसकी चल रही है, क्यों उसको डिले किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर होता तो हम गवर्नेंस इशू में डाल देते।
अब मार्का हक ट्रायम्फ ऑफ यूनिटी, अभी बिलावल ने कहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल पॉइंट, और इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉडी स्टेज अ बैड ब्लड इन पीटीआई, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये है ह्यूमन राइट्स कमेटी पेंट्स ग्रिम पिक्चर ऑफ राइट्स इन पाकिस्तान, तो ये ह्यूमन राइट्स आपका ऐसे का है। जी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, ह्यूमन राइट्स क्या है हमारा? एक ऐसे का हेडिंग है, ऐसे की एक डायमेंशन है, ठीक है। अब इसके ऊपर डाटा भी आप लोगों ने इकट्ठा करना है, तो आप देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में जाएंगे तो न्यूज़पेपर में जाके जो, एक मिनट वेट करें, मैं अलाउ करता हूँ। हु इज द होस्ट हियर? वेट। मैं ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, वापस आते हैं दोबारा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं पाकिस्तान में, जो उससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, वो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा। तो ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि क्या सिचुएशन है ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान में, और वो आप लोगों ने उसको देख लेना, उसको नोट कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का केस चल रहा है। अगर किसी का इंटरव्यू का मसला होता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जी इस तरह के केसेस पर नज़र रखे, अगर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर। अदरवाइज ये कोई हमारे करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ना ही एक्सेल ऐसे के लिए। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं, ठीक है। अब देखें जी, एफसीसी फ्लैग्स डिलेज इन अनाउंसिंग रिजर्व वर्डिक्ट्स, तो ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखें जी, 70% सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीटेड, ये बलूचिस्तान में कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई अपडेट है, इसको पढ़ लें, लेकिन इसमें कोई खातिर खा चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ये एक्सट्रीम हीट के ऊपर एक टॉपिक था, ये हेडिंग मैंने मिस कर दी, फर्स्ट पेज के ऊपर ही थी। अब क्या है जी, एक्सट्रीम हीट प्रॉम्प्ट्स नेशन वाइड इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जब मैं आप लोगों को क्लाइमेट चेंज करवाऊंगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कराची में कितने सालों के बाद एक्सट्रीम हीट जो है वो देखने को मिली, ठीक है। और ये बस आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होगी कि जी हमने देखा कि इस मई के शुरू में कराची में जो है वो एक अरसे बाद हमें एक्सट्रीम हीट नजर आई, तो ये भी क्लाइमेट चेंज की एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है जी। कार्गो शिप डॉक्स एट गवादर पोर्ट, तो ये भी आपको बता रहा है कि गवादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल हो रही है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रखने की बात नहीं है। अब ये आ गया जी एनर्जी शोक। अब जो आपके न्यूज़पेपर में लेफ्ट साइड वाली हेडिंग्स हैं, ये भी बीएसएल अनचेक्ड एचआईवी और एनर्जी शोक, ये अपने एडिटर का अपना व्यू है। अच्छा, इसमें से हमें क्या मिलेगा? मैं आप लोगों को डायरी नोटबुक मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, आप लोगों को मिल गई हुई है डायरी नोटबुक मेरी, जो मैंने एग्जाम के पहले, अपने पढ़ने से पहले कुछ बिल्कुल इसी माइन्यूट सी चीज़ें उसके अंदर लिखता था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई हैं। सो डोंट जज मी ऑन दैट डायरी। तब मैं ज़्यादा मेहनत करता था, अब मैं मेहनत कम करता हूँ। तो वो कैसे मैंने लिखी थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
अब वो कैसे हम डेवलप करेंगे और आप कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, इंग्लिश राइटिंग या जो अपना राइटिंग एक्सप्रेशन डेवलप करना, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप बैठेंगे अचानक से, कोई मेंटोर के पास जाएंगे या किसी की क्लासेस लेंगे, कोर्सेज लेंगे, वट एवर। आई एम नॉट सेइंग कि आप ना लें या लें और आपको आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये राइटिंग एक्सप्रेशन आपका हर सब्जेक्ट के अंदर, हर पेपर के अंदर आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने करंट अफेयर्स की हेडिंग्स बनानी है, तो हेडिंग्स में कुछ आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स चाहिए ना। कहाँ से मिलेंगे आपको वर्ड्स? अगर आपने इंट्रोडक्शन जो है, अगर आप चाहते हैं एग्जामिनर आपको मार्क्स दे, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाना है, ठीक? को ये वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे आपको, ये वोकैबुलरी? तो उसके लिए यू नीड सम की वर्ड्स, ठीक है? यू नीड सम इम्पोर्टेंट राइटिंग एक्सप्रेशन। मतलब आपने राइटर नहीं बन जाना, ना ही आपने कोई कॉलमिस्ट बन जाना है या आर्टिकल राइटर बन जाना है, लेकिन आपकी राइटिंग बिल्कुल बच्चों जैसी ना हो, कुछ लगे कि भाई आप एक competitive एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, उसको compete कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना राइटिंग एक्सप्रेशन इम्प्रूव करें। उस राइटिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो लिटरेचर की बुक्स रीड करना शुरू कर दें। मेरे पास तो ऑनेस्टली टाइम नहीं था, ठीक है? आप लोगों के पास हो सकता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने मई में अगर तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे पास कोई भी बुक, एक्स्ट्रा बुक रीड करने का टाइम नहीं बचता। आपके पास भी नहीं होगा। मई आ गया हमारे पास, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई जनवरी, 8 महीने हैं। 8 महीने में नहीं सब्जेक्ट खत्म होते 12। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि नहीं 12 खत्म होंगे सब्जेक्ट। आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी 12 सब्जेक्ट खत्म करने के लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने कैसे, मतलब बुक भी नहीं पढ़नी तो फिर कैसे हमने राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक करना है? न्यूज़पेपर भी हमने डेली पढ़ना है, तो ये न्यूज़पेपर आप लोगों को हेल्प करेंगे कैसे? जो मैंने आपको एक डायरी बुक शेयर की है, उसके अंदर कुछ आपने देखा, मैंने आप लोगों को जो शेयर की, मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ। माय व्हाट्सएप इज क्लोज। अगर कोई मुझे यहाँ पे जूम के अंदर, नहीं मेरे पास है, यहाँ पे है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उसके अंदर जो मैंने हेडिंग बनाई थी, वो मैंने कहाँ से बनाई थी? मैंने कोई सेशन तो तब ज्वाइन नहीं किया था, ना ही मैं किसी के पास आता था, ठीक है? वो मेरी खुद की इनोवेशन थी। तो वो मैंने उसको कैसे बनाया था? उसको बनाने के लिए मैं ये इसी तरह के न्यूज़पेपर पढ़ता था। जैसे अब एनर्जी शोक है ना, अब एनर्जी शोक पे अगर आप पढ़ें तो एक न्यूज़ इसके अंदर नजर आ रही है। क्या न्यूज़ नजर आ रही है एनर्जी शोक के अंदर? हम उसको रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जी, with the state of Hormuz caught in a dangerous limbo, the global energy markets have entered the most uncertain period of their history। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, ठीक है? अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के क्लोजर को लिंक कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस के साथ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जब मैं डायरी नोट्स बनाता था, मैंने डायरी नोट्स आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। अब यहाँ पे ये वो पेज है शुरू वाला, जब मुझे नहीं समझ आती थी कि मैंने क्या लिखना है, ठीक है? तो मैं वैसे ही कुछ लाइनें जो अच्छी लगती थी वो मैं लिख लेता था। ये मेरी सेकंड डायरी नोटबुक है। फर्स्ट वाली उसका स्कैन मेरे पास अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें इंप्रूव की। मैंने कहा भाई, लाजमी तो नहीं है कि मैं खाली चीज़ों को कॉपी करूं। मैं अगर उसको कॉपी कर लूं और हेडिंग के साथ कॉपी कर लूं तो मुझे हेल्प करेगा हर पॉइंट के अंदर। अब देखें, पाकिस्तान ज्योग्राफी के अंदर कहीं मैंने पढ़ा ये, ठीक है, कि द माउंटेन्स कीप अवे द आइसी विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, द लॉन्ग कोस्ट ओपन देमसेल्व्स टू द रेन लेटेंट क्लाउड्स which roll in the form of oceans and cannot go beyond the northern ranges. The climate cloak is the annual monsoon, bringing the rain during the hottest months of the year। अब मैंने इसको क्रैम कर लिया, ठीक है? दिस इज माय पॉइंट कि भाई मैंने इसको क्रैम कर लिया, ये ज्योग्राफी के पाकिस्तान का, उसको रट्टा लगा लिया। अगर ऐसे के अंदर पाकिस्तान की ज्योग्राफी पे लिखना पड़ जाए, ठीक है, करंट अफेयर्स में लिखना पड़ जाए, तो कुछ ऐसा होगा तो सही कि भाई वो मुझे भी मजा देगा पढ़ने में और एग्जामिनर को भी मसला फायदा होगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, कोई जुडिशरी से रिलेटेड कोई टॉपिक आया। ऑल ऑफ देम वांट अ फ्लॉड जुडिशियल सिस्टम व्हिच दे कैन मैनिपुलेट एंड दे किक अप अ फस ओनली व्हेन दे आर कॉट एट द रॉन्ग एंड। तो कुछ चीजें बड़ी आपको सिंपल से लगेंगी, लेकिन कुछ आपको बड़ी, जैसे इसमें अगर हम लिखें टू रिकमेंड एनी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी मैंने आर्टिकल से उठाया कि चार्टिंग अ न्यू रूट टू अरेस्ट द इनकम्बेंट नेशनल
एयरलाइंस पेरिनियल सिंकिंग सिंड्रोम इज अ मिशन क्रिटिकल टू नेशनल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अब यहाँ पे आप इशू को फिक्स कर सकते हैं। एयरलाइन पेरिनियल सिंकिंग सिंड्रोम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी शोक, ठीक है, टू ओवरकम पाकिस्तान एनर्जी डिलेमा। तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट्स में एक ही चीज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इकोनॉमी वाला है। अब आप लोगों को पता है ना, इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था ये, the country is barreling towards a chaotic economic crisis, solid measures are required to alter the path। तो ये एक ट्रांजिशनरी सेंटेंसेस हो सकते हैं जो कि आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन में या आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आसानी से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल बैठेंगे कल ही बना लेंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट विल टेक अराउंड मंथ्स टू इस्टेब्लिश सच काइंड ऑफ डायरी, ठीक है। मैंने अपनी इस वजह से शेयर किया है, आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि पहली ही लाइन मुझे अच्छी लगी, अगर मैं इसको डायरी बना रहा होता तो मैं इसको लिख लेता। मुझे पता है भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोज इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है एनर्जी शोक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं इसको कॉपी करूंगा और लिख लूंगा, ठीक है। अब इसको मैं रखूंगा नहीं, सजा के नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको रीड करूंगा। अच्छा, मैं क्या करता था नोट्स को, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना ही पता है, ठीक है। और इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही शौकिया मार हूँ, मुझे अपना पता है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जब कोई टॉपिक लिखना हो या डेली आउटलाइन प्रैक्टिस करता था या ऐसे प्रैक्टिस करता था, मैंने मॉक्स तो नहीं दिए, ठीक है, मॉक एग्जाम मैंने नहीं दिए हुए। तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस से पहले अपने नोट्स को रीड कर लेता था। जस्ट अ सेकेंड। हेलो। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इस तरह आप अपने ऐसे के लिए, अपने करंट अफेयर्स के लिए लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें काफी आपको इस तरह की, अब ये जो मैं रीड करता था ये मैं लाजमी रीड करता था कोई ना कोई, क्योंकि इसके अंदर मुझे मजे की चीजें मिल जाती थी। इसके अंदर मुझे बड़े अच्छे सेंटेंसेस मिल जाते थे, ठीक है। तो ये आप लोग भी इसमें से लिख सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं दोबारा अपने न्यूज़पेपर पे, ठीक। न्यूज़पेपर, अब हम इसमें न्यूज़पेपर में वापस आते हैं और इसमें अगर हम देखें तो अगले पेजेस के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आगे न्यूज़पेपर। अब आगे क्या इंपॉर्टेंट है, अब आगे आ जाते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स आप लोग लाजमी रीड कर लिया करें, दिन का एक या दो, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि आपको एक रीडिंग मिल जाती है, एक न्यू थॉट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये चीज आप इसमें अपने एंड पे कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया करें, कोई अच्छा लगे तो वो उसको नोट कर लिया करें, अगर कोई टॉपिक से रेलिवेंट है तो आप उसको लिख लिया करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। फिर उसके बाद आगे जाएं तो इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर इमरजेंसी स्पेशलिस्ट अफेक्टिंग पेशेंट केयर। तो अब अगर किसी ने लिखना है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर के क्या इश्यूज हैं, तो हेल्थ भी आपका डोमेस्टिक इशू है ना, उसके भी आपने नोट्स बनाए होंगे, उसके भी आपने सेक्शंस बनाए होंगे अपनी डायरीज में। तो डायरी के अंदर अगर नहीं बनाए तो डिफरेंट सेक्शंस बना लें। आप लिख लें कि भाई ये है आपका हेल्थ से रिलेटेड, ये एजुकेशन से रिलेटेड, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। सो डिफरेंट आप सेक्शंस बना लें, मैंने शुरू में भी कहा था। अब उसमें आप क्या किया करें, अपनी ये चीजें जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, अब ये आपको एक चीज नजर आ गई है ना, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर इमरजेंसी स्पेशलिस्ट अफेक्टिंग पेशेंट केयर। ये पेशावर की एग्जांपल है। पूरे मुल्क में से किसी भी कंट्री, किसी भी प्रोविंस की, सिटी की एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका क्रक्स निकाल के, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट जो दो या तीन पॉइंट नजर आए वो लिख लें। आपको पता लग जाएगा कि भैया अच्छा, हमारे जो एनर्जी, सॉरी, हेल्थ सेक्टर में वो लैक ऑफ इंसेंटिव्स हैं
जिस वजह से आपके स्पेशलिस्ट नहीं आते। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जांपल मिल गई। फिर बिजनेस वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये चीज तो नहीं पढ़नी, ये तो मैं पढ़ूंगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज में काफी लॉस बियर कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए है, आप लोगों के लिए तो नहीं है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कौन सा पढ़ना है, ये देखें जी, एक्सपोर्ट्स रीबाउंड ओवर 11% इन अप्रैल। तो ये क्यों रीबाउंड की गई, क्या इसके अंदर कौन सी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये आपको ऑन ट्रैक रखेगा कि अच्छा इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चल रहा है। ट्रेड डेफिसिट हमारा वाइडन हो गया 31 बिलियन डॉलर पे। ठीक है, यानी ट्रेड डेफिसिट हमारा 31 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। तो अभी 10 महीने का ये है। ठीक है, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकते हैं, इसमें पता लग जाएगा कि अच्छा भाई हमारी किस कंट्री को इस महीने ज्यादा गई है ओवरऑल, मतलब ये एक आपको आइडिया देगा। लेकिन ये कुछ स्टैट्स आप इसमें से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक महीने की रिपोर्ट है, हमें तो साल की रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाती है। फिर गैस यूटिलिटी सी 21 to 121% टैरिफ हाइक। तो ये देखें जी, गैस की प्राइसेस कहते हैं बढ़ा दो, क्यों बढ़ा दो, क्योंकि भाई एलपीजी महंगी हो गई है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स में बताया था। ठीक है, एक्सटर्नल इश्यूज में बताया था। तो अप्रैल फ्यूल सेल्स फॉल ऑन हायर प्राइसेस। ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है। ऑयल प्राइसेज हम 5% रीन्यू टेंशन, बस इस तरह, बस ठीक है जी। इसमें अब अच्छा ये है, आगे आ गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में रशिया डिक्लेयर्स यूनिलेटरल ट्रूस विद यूक्रेन फॉर वर्ल्ड वॉर 2 इवेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर यूरोपियंस कैनेडियन पीएम डिस्कस सिक्योरिटी एमिड ट्रम्प्स थ्रेट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये अभी हम टॉपिक करेंगे करंट अफेयर्स में कि किस तरह यूएस इज गोइंग इज फेसिंग अ डिफीट, इट इज फेसिंग अ फॉल डाउन। ठीक है, और किस तरह जो ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम है वो चेंज हो रहा है, तो ये उसके अंदर एक एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, आप उसको, इस एग्जांपल को किसके अंदर पुट कर सकते हैं, आप चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, मैंने आपको याद होगा आपको बताया था, उसके अंदर जो सिक्योरिटी वाला आपको फैक्टर बताया था ना, सिक्योरिटी वाला पॉइंट आपको याद हो कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने पे फोर्स कर रहे हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी के अंदर ये पॉइंट मेंशन कर दें, सिर्फ ये हेडिंग मेंशन कर दें, दैट इज दैट इज एनफ, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, कंटेंट डेवलप होता है, यहाँ से आप अपने आर्गुमेंट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपने फर्दर देखना है, आपको फर्दर अच्छा पॉइंट चाहिए, अपने पॉइंट्स में किस तरह यूज करना है, तो आप लिखेंगे कि अमेरिका नेटो allies पुट अ ब्रेव फेस ऑन मंडे ऑन अ यूएस डिसीजन टू विड्रॉ 5,000 ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी। ठीक है जी, गैदर्ड इन येरेवन आर्मेनिया फॉर अ मीटिंग ऑफ द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो आप ये लिख देंगे यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी में यूरोपियन लीडर्स ने ये कहा। ठीक है जी, और ये आपका एमसीक्यूज भी रेडी हो गया। अगर पूछ ले कोई आपसे कि भाई ये कब हुआ था, ये यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो एनुअल गैदरिंग है कहाँ पे हुई थी, तो आपको पता लग जाए कि जी ये इधर हुई थी। ठीक है, आर्मीनिया के अंदर। तो ये आपका एमसीक्यूज भी कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज आपको सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा, याद नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से किसी ने पूछ लिया तो आपको याद आ जाएगा। हेलो। ठीक है, अब ये वाली चीज, अब ये देखें दूसरा, एनर्जी क्राइसिस फ्यूल कॉल्स टू कट मीथेन इमिशंस। ठीक है जी, अब एनर्जी क्राइसिस की वजह से दुनिया में आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि भाई आप मीथेन इमिशंस को कम करें, तो ये रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आ गया। ठीक है, वर्ल्ड ऑफिशियल्स पुश ऑन मंडे फॉर फास्टर एक्शन टू रिड्यूस मीथेन इमिशंस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल सेक्टर। तो जो मैंने आपको बताया, COP 31 से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो हम क्लाइमेट चेंज का टॉपिक करेंगे
उसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर से एक एक्सेलरेशन मिलेगा कि हमने रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। ठीक है, तो उसके अंदर ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, आगे जाके देखें तो और इसके अलावा अगर हमें कोई पॉइंट नजर आए, सर्वे शोज यूएस यूज सपोर्ट फॉर ईरान वॉर हैज डिक्लाइन। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जी यूएस के अंदर इसकी अप्रूवल रेटिंग यूएस ईरान वॉर के अंदर कम हो रही है। फिर एआई इज रीशेपिंग साइबर सिक्योरिटी रैपिडली। तो ये एआई से रिलेटेड टॉपिक आ गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि एक दफा ऐसे आया खत्म हो गया, ये रिकरिंग टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज रिकरिंग टॉपिक है, इकोनॉमी रिकरिंग टॉपिक है। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर रिकरिंग टॉपिक है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रिकरिंग टॉपिक है। तो WEF की जो ये रिपोर्ट है, ये पढ़ के, ठीक है, अगर किसी ने ज्यादा पढ़ना है कि अच्छा भाई डब्ल्यू ई एफ ने क्या कहा है, तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली रीशेपिंग साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी। अब बाय द टू अ न्यू रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन मंडे। तो हम देख लें कि उसने कौन सी रिपोर्ट फर्निश की है। तो यहाँ से आप देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यू रिपोर्ट ऑन एआई। ठीक है, ये हमें पता लगा कि अच्छा ये एआई के ऊपर एक न्यू रिपोर्ट आई है। तो ये न्यू रिपोर्ट यहाँ से आ जाएगी, ये देखें एक दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर आई है। और यहाँ से हमें कुछ इसका लिंक मिल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर है क्या। अब इसके अंदर लिखा हुआ है 94% साइबर लीडर आइडेंटिफाई एआई एज अ डिफाइनिंग फोर्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो मतलब एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इस तरह इन रिपोर्ट से क्लेरिफाई होते रहेंगे। अगर इस ये उस स्टूडेंट के लिए है कि जिसको नहीं पता चीज़ों का, अच्छा एआई क्या होता है, अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है, तो क्यूरोसिटी है ना आपके माइंड में, तो भाई आप गूगल कर लो, उसको देख लो, उसको निकाल लो। अगर कोई टॉपिक लेट से नहीं समझ आ रहा, अब लेट से अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को ना पढ़ाया होता यूएस ईरान वाला, तो आपको हिजबुल्लाह का ना पता होता। तो अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर लें, आप गूगल पे जाएं, आप लिखें व्हाट इज हिजबुल्लाह। ठीक है, तो तब तक सर्च करते रहें जब तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, तो आजकल सारा कुछ अवेलेबल है। तो पाकिस्तान इंश्योर्स रिटर्न ऑफ ईरानी शिप्स, वही आ गया। फिर लेबर पार्टी लूजेज ट्रिप, ये हमें ज़रूरत नहीं है, यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। फिर उसके बाद ऑन वायरस हिट क्रूज शिप, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वायरस हिट क्रूज शिप, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आप लोग एमसीक्यूज की भी तैयारी करते हैं तो ये आप एक दफ़ा आप रीड कर लें। फिर मोदी बीजेपी क्लेम्स विक्ट्री ओवर ओपोजिशन हेल्ड वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में मोदी जीत गया। ठीक है, तो उसने वॉर मोंगरिंग करके उसने सपोर्ट हासिल की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पाकिस्तान ईरान वॉर के अंदर आप ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोजेक्ट फ्रीडम। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसके ऊपर एक इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जो यूएस ने भी शुरू किया। तो सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज हाउ वी रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, मैंने आपको 12 पेजेस जो हैं वो कितना टाइम हमारा लगा है, आई थिंक हाफ एन आवर हुआ है। और अगर मैं रीड भी कर लूँ तो मुझे 45 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम। वो तो आपको समझा के बोल रहा हूँ, साथ साथ मुझे 30 मिनट्स लगेंगे। अगर मैंने खुद न्यूज़पेपर पढ़नी होती है इस तरह तो मुझे हार्डली 15 से 20 मिनट्स लगेंगे। जो न्यूज़ स्टूडेंट होगा वो उसको 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर आप रीड करें, आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। या आपकी एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए, सोने से पहले आप न्यूज़पेपर रीड कर लें, एक टाइम टेबल अपना फिक्स कर लें। जैसे मैं आप लोगों को अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको पता है ना कि मैं जब अपलोड करता हूँ मटेरियल तो वो अराउंड 2-3 AM पे करता हूँ। तो तब मैं जब अपलोड कर रहा होता हूँ टेक्स्ट टाइम, तो मैं साथ न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। तो हाँ, मुझे होता है कि भाई मुझे नींद आ रही है, आई एम वेरी टायर्ड, बट दिस इज माई हैबिट कि मैं देख लूँ कि चल क्या रहा है, मुझे पता लगे। ठीक है, मैं इस वजह से भी करता हूँ कि भाई किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया है कोई डेवलपमेंट, मुझे ना पता हो तो हाउ एम्बेरस आई वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं इस वजह से भी पढ़ता हूँ, इसके वजह से इस वजह से भी पढ़ता हूँ कि मेरी हैबिट डेवलप हो चुकी है इसको रीड करने की। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैंने कोई बुक अभी तक नहीं रीड की पूरी, सिवाय वो एनिमल फॉर्म के। इसके अलावा मैं बुक काफ़ी कम रीड करता हूँ। हाँ, मैं अगर कोई मुझे अच्छी लगे तो मैं उसको स्टोरी देख लेता हूँ, उसको पढ़ लेता हूँ, ओवरव्यू कर लेता हूँ। लेकिन रीड करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना भी होता है, पेपर भी चेक करने हैं, ऑफिस का भी काम करना है, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। फिर एकेडमी की चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो इसमें मैं न्यूज़पेपर एटलीस्ट रीड करता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड न्यूज़पेपर। आप लोगों को न्यूज़पेपर से फियर करने की जरूरत नहीं है।
just need to embrace it, and you need to see a newspaper is a source of information, a lot of information for you, and you have to use that information actively. लाजमी नहीं है कि आप सारा क्रैम कर लें, बस उसको लिख लें, इस तरह नोट कर लें कि आपको जब एग्जाम के लिए आपकी जो नोटबुक बन जाए वो बेस्ट नोटबुक हो, आपको किसी से लेनी ना पड़े, उधार ना मांगनी पड़े। मतलब स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं ना, देख के सुन के कि अच्छा उसकी एक्सप्रेशन नोटबुक है, ओहो मैंने भी ये नहीं बनाई तो मुझे दे दें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप सिर्फ ये 12 पेजेस अगर पढ़ लेते हैं तो काफी होगा। और मंडे वाले दिन एक एक्स्ट्रा न्यूज आती है। अब मंडे कब थी? मंडे कल थी ना। अब हम कल की न्यूज़पेपर देखते हैं। अब देखें कल की न्यूज़पेपर में ये बिजनेस एंड फाइनेंस वाले पेजेस हैं। अब इसमें न्यूज़ में वीक में एक दफ़ा ही आते हैं। अब पाक चाइना एक्सपैंड टाइज अक्रॉस सेक्टर्स, तो ये पाक चाइना रिलेशनशिप में आ जाएगा। अ गैस सेक्टर गैस लाइटिंग इटसेल्फ, तो ये भी उसमें आ जाएगा। यूएई बम्पी डाइवोर्स फ्रॉम ओपेक, तो ओपेक से यूएई निकला, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, तो ये चीज ये न्यूज़पेपर में आपको बता देगा। तो मेरे ख्याल से अगर इससे भी पॉइंट बना लेंगे तो दैट वुड बी ना, आपको कोई और चीज को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हर चीज जो है वो हमारे यहाँ से फॉलो हो रही होती है। तो यहाँ तक टॉपिक आई थिंक आपको समझ आ गया। मैं आज आपको निजी सेक्टर की रिकॉर्डिंग ही दे दूंगा, उसको टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको हाफ एन आवर इस पे समझा दिया। आई विल टेक क्वेश्चन आंसर्स ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर किसी को कोई है तो मैं उनको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आई ये चीज, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल। कल मैंने करवानी थी लेकिन कल स्किप हो गया माइंड से। तो आज मैंने आपको पूरा डिटेल में ब्रीफ कर दिया कि अब आप लोग किस तरह न्यूज़पेपर रीड करेंगे। और ये ज़रूरी है सबके लिए न्यूज़पेपर को रीड करना। मेरे ख्याल से अब एक महीना आपको हो गया करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, तो अब आपको न्यूज़पेपर समझ आ जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ये कहने के काबिल नहीं होगा कि नहीं सर हमें न्यूज़पेपर नहीं पता लगता, हमें समझ नहीं आती। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं बस इसको नोट कर लें और इसको लिख लें। किसी को अगर नहीं समझ आ रही चीज़ों की तो मुझसे पूछ सकता है। मतलब ये ना पूछे कि सर न्यूज़पेपर में ये वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। हाँ, अगर ये समझ नहीं आ रही कि सर इस टॉपिक को हम किस तरह, मैंने ये एनालाइज किया है, ये पॉइंट्स बनाया, तो आप चेक कर लें, तो वो मैं आपको बेहतर गाइड करूंगा, बजाय इसके कि दोबारा से बताऊं कि अच्छा इस टॉपिक को किस तरह करेंगे, ठीक है। तो कुछ थोड़ा आप करें, थोड़ा मैं आप लोगों को असिस्ट करूंगा, ओवरऑल सारा नहीं कर सकता। जिनके जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लें आप। अच्छा, JWT का मैगजीन किसी ने कहा, देखें JWT मैं खुद रीड करता था, मैंने उसको स्टडी किया हुआ है। लेकिन वो क्वालिटी है मुझे उसकी ना काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है। इवन 2020 में भी उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है। तो ये जो आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे, ये मेरे नोट्स से भी बहुत बेहतर होंगे। जो मैं आपको नोट्स देता हूँ एट द एंड, जो आपको पॉइंट्स बना के दूंगा, उससे भी ये चीज़ें आप लोगों की बहुत बेहतर होंगी जो आप खुद बना रहे होंगे, ठीक है। तो अपने आप पे पहले बिलीव करें, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको करें। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। हाँ, कुछ मेट्रो वाले पेज में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाते हैं, वो रीड कर लिया करें, दे विल हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, और किसके क्वेश्चंस हैं? अ, मैं जैसे आउटलाइन बनाता हूँ विद आर्गुमेंट क्वेश्चन लिंक, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोगों का पेपर वन चेक हो गया है तकरीबन। पाक अफेयर्स का, करंट अफेयर्स वालों का भी हो जाएगा। तो जब हम पेपर वन आप लोगों का डिस्कस करेंगे, इसी तरह सारे पेपर डिस्कस करेंगे, तो ये आइडियाज आपको तब आएंगे कि किस तरह हम अपना आंसर एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो वो तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी ने कहा कि स्लाइड्स की वर्डिंग टफ लगती है, तो थोड़ा उसको क्रैम कर लें, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेगा और इससे आपकी जो राइटिंग है वो फर्दर टेक्निकल हो जाएगी। जी, क्वेश्चन मैं लूंगा तजम्मुन, फिर मैं टेक्स्ट वालों का आंसर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाला, हाँ। सर ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया मुझे। सर एक और क्वेश्चन था मेरा रिलेटेड कि आपने अपनी लाइक स्ट्रेटेजी आप अगर काइंडली अपनी शेयर करें, ऑप्शनल आपने किस तरह प्रिपेयर किए थे अगर लाइक बुक्स, क्योंकि सर मतलब हर चीज़ के साथ ये लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो बुक तो मेरे हिसाब से बहुत ऑब्सोलीट है उसके लिए, आप जितना भी लिखें तो वो तो आज कुछ और हो रहा होता है हर हर जगह हर टॉपिक में। सर तो किस तरह करें? अच्छा देखें,
ये अच्छा आपका क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। और इसको करंट अफेयर से हम लिंक करेंगे, और जरूरी भी है इसको लिंक करना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सारे स्टूडेंट को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था आईआर, ठीक है, यूएस हिस्ट्री, और क्रिमिनोलॉजी, और एनवायरनमेंट साइंस, और पंजाबी, ठीक है। अब मैं जो करंट अफेयर्स ने help किया वो आईआर में हेल्प किया, वो यूएस हिस्ट्री के अंदर हेल्प किया, और एनवायरनमेंट साइंस के अंदर हेल्प किया। अब मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मैंने उस दिन जो टॉपर्स थे उनके साथ भी गाइडेंस सेशन करवाया, अब मैंने उनकी बातें सुनी। लेकिन वो मुझे कुछ बातें जो थी वो दोबारा मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊंगा कि कुछ काफ़ी चीज़ें उसमें आइडियलिस्टिक लगी। मैं उनको कुछ को पर्सनल भी जानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 10-10 घंटे भी पढ़ा था, मैंने जो है वो सोता भी नहीं था, मैं भी पढ़ा था। तो इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो हमने की होंगी, लाजमी की होंगी, मैंने भी की होंगी। लेकिन वो हम लाजमी हर एक को बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरा हमसे इंस्पायर हो, और हम अपनी सक्सेस को इस तरह शेयर करें कि हमसे बेहतर था ही कोई नहीं। तो मैंने भी जो है वो तकरीबन 12-12 घंटे पढ़ा है, लेकिन वो एक महीना पढ़ा ना, पेपर से पहले एक महीना पढ़ा है, या आधा महीना पढ़ा होगा। पूरे साल तो नहीं मैं पढ़ सका, ठीक है, पूरे साल तो 6-7 महीने पढ़े हैं। मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, हाँ, सिलेबस की किताबें पढ़ी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सिलेबस के अलावा तो किताबें नहीं पढ़ सका। तो इसी तरह जब ऑप्शन की बारी आती है तो कोई कहता है नहीं आप रिकमेंडेड बुक सारी पढ़ लें, ठीक है, और आप उसके अंदर इंटरनेशनल कोटेशन भी यूज करें और पता नहीं क्या क्या करें। तो जो बेस्ट 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 वे है पेपर को अटेम्प्ट करने का, मेरे आईआर में अच्छे नंबर थे, आई गोट 137 मार्क्स इन 2020, ठीक है। यूएस हिस्ट्री मेरा हमेशा से लकी रहा है, आई गोट नियरली 45 मार्क्स। क्रिमिनोलॉजी भी मेरे साथ कोई इतना अच्छा उसका नहीं होता था, आई थिंक 57-58 थे। एनवायरनमेंट साइंस में भी कुछ 56 थे। पंजाबी में 65 थे। कोई इतने अच्छे नंबर नहीं थे, हाँ, मेरे कंपल्सरी में थोड़े अच्छे नंबर थे। रीजन क्या थी, मिस्टेक्स मेरी अपनी थी। मिस्टेक्स ये थी कि आईआर के ऊपर मुझे अच्छा लगता था, मैंने इसको रीड किया, और मैंने इसकी जो अंदर अपनी वोकेबलरी को डेवलप किया, ठीक है। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट वोकेबलरी होती है, अब वो आपको कैसे पता लगेगी, आपने जो ग्लोसरी होती है ना, आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें ग्लोसरी गिवन होती है। ग्लोसरी पता है ना क्या होती है अब सबको, वो अगर आप देखेंगे बुक के एंड पे कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज उसने लिखी होंगी, हर सब्जेक्ट के एंड पे होती है। हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई ग्लोसरी होती है। तो मैंने ये चीज मुझे बहुत लेट पता लगी थी, अब आप लोगों को भी पता लग गई है। ग्लोसरी आपने हर सब्जेक्ट की, उसके अंदर की वर्ड्स आप लोगों को बताया बताया होगा, ठीक है। उसके अंदर उसका जार्गन्स होंगे लिखे हुए, ठीक है। जैसे अगर मैं आईआर की बात करूं, तो आईआर के अंदर अगर हम हेजीमनी मैंने यूज करनी है तो मैं इसको पावर कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं हेजीमनी यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि देर इज नो वर्ल्ड पावर, तो मैं उसको यूज करूंगा एनार्की, ठीक है। तो आई यूज टेक्निकल लैंग्वेज, आई यूज द वर्ड्स, की वर्ड्स, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम हर सब्जेक्ट को जब उसको तैयार कर रहे हो, जैसे आज फॉर एग्जांपल आपका प्लान है कि आपने आईआर पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपने टॉपिक कवर कर लिया, आप उस बुक, जो रिकमेंडेड बुक्स परचेज ना करें, कोई भी बुक परचेज कर लें, लेकिन जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसके सिर्फ आखिरी पेज जहाँ पे ग्लोसरी है वो प्रिंट करके रखें अपने पास, और वो उसमें से रीड कर लिया कि अच्छा भाई ये पॉइंट, उसको बस रीड कर लिया, ठीक है, देख लिया, एक नज़र देख लिया। उससे क्या होगा, अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर बैक एंड पे वो वोकेबलरी डेवलप होती रहेगी, ठीक है। अब देखो ना, बच्चे बोलना सीखते हैं, कैसे बोलना सीखते हैं, हम उसको किसी स्कूल में तो नहीं भेजते छोटी एज में। वो इस वजह से सीखते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो देखते हैं। तो हम भी जो लिखते हैं, हम आप जीआरई की वोकेबलरी यूज कर ले, लेकिन आपके राइटिंग के अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसको लिखा नहीं। तो इस वजह से जब तक आप उसको एज एन इंटरेस्ट रीड नहीं करेंगे, वो आपके अपनी राइटिंग के अंदर नहीं आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको ग्लोसरी को सिर्फ यूज करना है, उसको रीड करना है हर सब्जेक्ट जब आप तैयारी कर रहे हो, डेली का थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट देख लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम भी तो हम यूज करते हैं ना वैसे ही, तो बजाय उसके कि हम उसको बंद करके ग्लोसरी थोड़ा देख लिए तो उससे हमें हेल्प हो जाती है। अब यूएस हिस्ट्री मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, आई रिमेन अनफॉर्चुनेट इन दैट। अच्छा, यूएस हिस्ट्री में मैंने इंटरनेशनल रिकमेंडेड बुक्स बहुत पढ़ी, लेकिन मसला क्या हुआ कि एट द एंड मुझे सब भूल गया, और मुझे वर्ल्ड टाइम्स की जो बुक थी उस पर रिलाय करना पड़ा, और उसने मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया। इसके मैंने टू द पॉइंट्स नोट्स भी बनाए, तो मैं 2018 में भी पास हो गया, 2020 में भी पास हो गया।
अच्छा, क्रिमिनोलॉजी ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको बड़ा मिसजज करते हैं, तो समझते हैं तो बड़ा आसान है, इसका सिलेबस बड़ा कम है और हम इसको कर लेंगे। मैंने भी इसको यही किया, मिस इंटरप्रेट किया, और मैंने इसको जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही आसानी से इसको तैयार करने की कोशिश की, मेरे नंबर नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको केस स्टडीज चाहिए होती हैं, ठीक है, लिखने के लिए, जिनके ज्यादा नंबर आते हैं। इसमें भी आपने टेक्निकल जार्गन यूज करना है, ठीक है। और इसका पेपर, और मेरी मेजर मिस्टेक क्या थी, मैंने कभी इनके मॉक्स नहीं दिए थे, दिए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है मेरी मिस्टेक क्या है। मैं तो पहला पेपर ही जाके एग्जाम में किया, दूसरा पेपर मैंने 2020 के एग्जाम में किया, इसके अलावा तो मैंने कभी इनको पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं किया, शक्ल ही नहीं देखी कि अच्छा भाई करना कैसे है। हिस्ट्री का पेपर हिस्टोरिकल कैसे बनाना है, क्रिमिनोलॉजी का पेपर एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट कैसे, अगर कोई देख रहा है तो वो कैसे देखेगा, एनवायरमेंट साइंस का पेपर एज एनवायरमेंटलिस्ट कैसे देखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कोई फोकस नहीं किया। तो इस पे फोकस करने के लिए आप लोगों को ग्लोसरी के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, टीबीआई के ऊपर हम कुछ फ्री में वेबसाइट के अंदर मैं चीज़ें इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फ्री रिसोर्सेज हर सब्जेक्ट के साथ। उसका हम एमसीक्यूज बैंक और उसके मॉडल पेपर्स, ठीक है, मॉडल पेपर अटेम्प्टेड पेपर्स हर सब्जेक्ट के, वो उसके साथ हम पेस्ट कर देंगे। अभी ये प्रोसेस में है, इट विल टेक 2 वीक्स में भी। तो वो हर सब्जेक्ट के कुछ हमारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्टेड पेपर्स इसके साथ आ जाएंगे। एट दैट टाइम, मेरे टाइम पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, और एमसीक्यूज ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। सीएसएस इवन लाइक 1 मंथ तक हो जाएंगी, तो सीएसएस 2027 बहुत आगे की बात है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो जार्गन है, जो स्टाइल है, वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि करना कैसे है। वो लोग जो फ्लुएंट है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो कोई सेशन ले लें। आजकल तो भाई बड़े अफोर्डेबल सेशन मिलते हैं, एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट में मसला आ रहा है, उसका सेशन लिया, पढ़ लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पहले तो होता था कि एकेडमी जाओगे तो आपको सेशन मिलेंगे सारे, अब तो सारा कुछ आपको 1 क्लिक पे अवेलेबल है। तो अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में कोई भी बुक ले लें, मतलब कोई भी बुक ले लें, सारों ने कॉपी पेस्ट ही किया होता है, ठीक है। आप उस सिलेबस को, एफपीएससी को सामने रखें, अपनी एक रिकमेंडेड बुक जो एफपीएससी की है कोई अच्छी, आप गूगल पे सारी मिल जाएंगी, उसको पीडीएफ को सामने रखें, ग्लोसरी को प्रिंट करें, कोई मार्केट वाली बुक ले लें और उसको पढ़ लें, उसको नोट्स बना लें और उसको तैयारी कर लें। एक पेपर अटेम्प्टेड आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दूंगा, मॉडल पेपर्स, उसको चेक कर लें, और खुद 1-2 पेपर दे के किसी से अटेम्प्ट चेक करवा लें, एवेलुएट करवा लें। एवेलुएशन हम भी ऑफर करेंगे, कोई भी आपको। मैं अभी देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपनी दुकान ही सेल कर रहा, मैं आप लोगों को किसी भी से मना नहीं करूंगा, किसी के पास भी जाएं उसको चेक करा लें, जिसके अच्छे नंबर आए हैं वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन एवेलुएशन लाजमी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये एक रेस है ना, एक रेस है, इसमें हम अपनी तरफ से एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं बन जाते कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता। मे भी मेरी डायरेक्शन ही गलत हो, मैं एक ऐसी रेस में भाग रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्शन ही सेट नहीं है मेरी, तो उस रेस का फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को टेक्निकली आपने चेक करना है, और उसके बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और हर सब्जेक्ट जब आप कवर कर लें, उसके बाद उसका एक मॉक दे दें, और बस उसको रख लें अपने पास संभाल के कि ये मेरा सब्जेक्ट कवर हो गया, नोट्स बन गए, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। ये नहीं होगा कि वो चीज़ें आपके सारा साल याद रहेंगी, वो भूल जाएंगे 1 हफ्ते में, लेकिन आपको बैक एंड पे ये तसल्ली होगी कि अच्छा ये मैंने चीज़ कर ली है, अब मुझे दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है। और दूसरा, आप लोगों ने किसी के दोस्तों पे, अपनी किसी की जो कोलीग्स हैं, जो क्वालिफायर्स हैं, उनकी बातों पे अपने फोकस नहीं करना, किसी के साथ अपने नोट्स नहीं शेयर करने। अच्छा, नोट्स शेयर नहीं करने मतलब पूछना नहीं है कि अच्छा ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है या नहीं। एक दफ़ा जो आपने कर लिया, 100% एफर्ट कर ली, नाउ यू शुड बी सेटिस्फाइड ऑन दैट। क्योंकि अगर आप जब इस डिलेमा में चले जाएंगे तो कभी सीएसएस की प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे। अब आईआर के ऊपर आ जाते हैं, पंजाबी के ऊपर। पंजाबी हमेशा से मेरा वीक सब्जेक्ट था, और अभी भी सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे क्रैमिंग नहीं होती। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की पंजाबी पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। ऐसे से ज़्यादा मैंने जिस सब्जेक्ट पे मेहनत की है वो पंजाबी है। इवन करंट अफेयर से भी ज़्यादा जो है, किसी दिन अगर मैंने न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा फिर भी मैंने पंजाबी को याद किया है। लेकिन इसमें मुझे स्कोर कम था, क्योंकि मैं जो है वो जो शायर थे उनको याद करता रहा। हमारी दफ़ा उसने 3 शायर दिए, और बाकी उसने जो है वो नसर पे क्वेश्चन दे दिया। वो मतलब मैं सारे शायर याद करके गया कि भाई 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन वो बैड लक हुई,
वो 3 क्वेश्चन आए और बाकी दूसरे में चले गए, तो भाई आपने सारा सिलेबस करना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा पिछले साल में ये आ रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स वालों को मैं हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाता हूँ, वाटर सेक्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं। एक लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने कहा सर आप क्यों पढ़ाते रहते हैं हमें ये चीज़ें, ये तो कभी आई नहीं है, ये तो टाइम्स आया है, अब हमें वो पढ़ाएं जो कि टू द पॉइंट हो। अब देखें इस दफा सीएसएस के ऐसे के अंदर 3 टॉपिक थे पाक अफेयर्स के, तो जिसने वो किए उसका क्लिक हो गया, जिसने नहीं किए वो बस इधर दीवार ही देखता होगा। तो हर चीज को आपने हर सिलेबस को पूरा कवर करना है, ये आपका अप्रोच है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका और किसी का क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। अच्छा, नोट मेकिंग पे गाइड मैंने अबरार शुरू में ही पहले दिन आपको नोट्स मेकिंग पे गाइड किया था, मेरा पहला लेक्चर देख लें, आपको सारा कुछ उधर मिल जाएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा जी, और अभी दोबारा वापस आएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अलावा, लेकिन अभी इस चीज़ से नोट्स मेकिंग सॉरी न्यूज़पेपर में किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे। यू कैन रेज हैंड इफ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूज़पेपर रीडिंग फर्स्ट। जी मुजम्मिल, क्या क्वेश्चन है आपका? Assalamu alaikum, sir. Sir, what was your strategy regarding revision and writing practice? लाइक आप रिवीजन टॉपिक करके साथ साथ करनी चाहिए या ऑप्शनल्स वंस क्लियर हो जाएं सारे देन उसको कलेक्टिव रिवीजन देनी चाहिए? बिकॉज सर राइट नाउ आई एम कवरिंग माय ऑप्शनल्स एंड आई हैव कवर्ड माय इस्लामियत एंड जीएसए। जब भी मैं इस्लामियत एंड जीएसए को रिवाइज करता हूँ तो लाइक कंप्रोमाइज कर होते हैं ऑप्शनल्स। एंड सर इसी तरीके से आपने ऐसे को कैसे लाइक डील किया प्रैक्टिस और एवेल्यूएशंस वगैरह इस तरीके से? अच्छा, इसमें हम जो लास्ट वीक खत्म करेंगे अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक होगा। अभी हम हमारी कौन सा लेक्चर चल रहा है किसी को पता है? मैं तो काउंट करना ही भूल गई हूँ इस दफा, काउंटिंग ही खत्म हो गई है मेरे से। मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स का मैंने कोई एक लेक्चर मिस किया होगा, बाकी मैंने मिस नहीं किए। तो कितने हमारे लेक्चर हो गए हैं अभी? हाँ 10 हो गए हैं, 11 और अगला बुला लें तो अभी हैं हमारे 2 वीक्स हैं। तो लास्ट वीक में हम जो है वो करंट अफेयर्स जितने टॉपिक कर लिए होंगे हम उस पर फुल स्टॉप करेंगे, हम मोस्टली कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे लास्ट 3 डेज होंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐसे के ऊपर जो आउटलाइन के ऊपर थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा आप लोगों को, जो टॉपिक्स हमने किए होंगे उसके हम लाइव आउटलाइन मेकिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो उससे मोस्टली जो एक मेरा मेरा तरीकेकार फॉलो करूंगा जो मैं करता हूँ, आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आपने ये फॉलो करना है, लेकिन उससे एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप ऐसे की आउटलाइन किस तरह बनाएंगे। तो ये उसका आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा मैं किस तरह रिवीजन करता था, तो भाई रिवीजन के लिए तो टाइम नहीं बचता था। रिवीजन मेरी एंड पे जनवरी में ही होती थी, तो अभी आप बहुत आगे हैं, मेरे से बहुत आगे हैं, क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम भी है। तो मेरे पास इतना रिवीजन का टाइम नहीं था, तो मैं इसमें आंसर आपको नहीं कर पाऊंगा। सानिया, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये था कि अभी आपने कहा कि नोट्स मेकिंग के बारे में आपने स्ट्रेटेजी बताई। तो सर वो मैं नोट्स बनाती हूँ तो मेरे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। मैं ट्राई करती हूँ उसको बुलेट्स में बनाऊँ, या जैसे अभी आपने शेयर किए कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो नोट डाउन करने होते हैं, मेरे फिर भी बड़े हो जाते हैं वो। और दूसरी बात सर ये कि अभी रिसेंटली आपने जो करंट करंट अफेयर्स के पढ़ाए थे सारे और टेस्ट ली थी, तो वो मैं भूल जाती हूँ। मतलब मेन टाइम पर मुझे हेडिंग तो याद होती है, बट उनके अंदर जो मटेरियल पुट करना है, जो चीजें ऐड करनी है, वो सर मुझे याद नहीं होती। और सर तीसरा अच्छा, जो सवाल ये कि आपका अभी आपने दूसरा कहा कि क्वेश्चन जो है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे इतना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछना, कोई मेरा वो टेस्ट तो नहीं ले रहे ना, इंटरव्यू तो नहीं ले रहे मेरे से 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो और मैं सारा एक्सपेक्ट करेंगे बताऊंगा। सॉरी सर। तो जी दूसरा सर, क्वेश्चन है ओके। आपका, उसमें ये है कि जो हमने फर्स्ट मॉक आप लोगों का अटेम्प्ट हम डिस्कस करेंगे इसी वीक के अंदर, कोशिश होगी। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि भाई ये अगर इसका हम आंसर बना रहे हैं, ये हमने कोई सब पॉइंट बनाया है, तो इसके अंदर हम कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन हम स्लाइड से जो मैंने आपको पढ़ाई होगी उसका मैं आपको आइडिया दूंगा कि इस तरह इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वो एक सेशन होगा। तो उससे थोड़ी चीजें आपकी जो सेकंड क्वेश्चन है वो एम्बिग्विटीज उसकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा वेट करें। पहला क्वेश्चन आपका
जो था वो नोट्स मेकिंग से रिलेटेड था। नोट्स मेकिंग जो जी। एक नोटबुक है वो बड़ी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी एक बाइबल है एक तरह की। तो वो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। और जो बाकी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स हैं करंट अफेयर्स के अलावा, बाकी जो नोट्स हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए। करंट अफेयर्स थोड़े एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं क्योंकि वो आप इजीली रिवाइज कर लेंगे, उसमें इसका मसला नहीं है। मैंने तो आप लोगों को शुरू में डराया है कि कम छोटे नोट्स बनाएं बनाएं, छोटे इसलिए बनाएं क्योंकि मुझे पता है जो स्टार्टिंग में एस्पायरेंट्स होते हैं वो एक टॉपिक शुरू करते हैं तो 20-20 25-25 पेज पढ़ लेते हैं और पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। तो उस वजह से मैंने आपको कहा था कि शुरू से ही आप जो है ना वो थोड़ा रियलिस्टिकली नोट्स बनाएं। और नोट्स को अगर आपने एंड सर। देखना है कि नोट्स आपके ठीक है या नहीं, तो अपने नोट्स को एक हफ्ते बाद पढ़ लें और उसको पढ़ के उसको रट्टा लगाने की कोशिश करें। अगर आपको आधे घंटे में नोट्स रट्टा लग रहे हैं तो इसका मतलब है नोट्स ठीक है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा लग रहा है या 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है नहीं, वो नोट्स नहीं ठीक, क्योंकि आपने यही चीज़ को रेप्लिकेट करना है एग्जाम स्टाइल से कि भाई अगर मैं चीज़ पूरी भूल गया हूँ और मैंने उसी चीज़ को दोबारा याद करना है अपने ही बने नोट से, और मुझे इतना ज्यादा टाइम अगर उनको क्रैम करके लग जाएगा तो वो जो मेरा लिखा हुआ है वो मेरे किस काम का, क्योंकि वो एग्जाम डे में मैं तो याद ही नहीं कर पाऊंगा। और जब आप याद नहीं कर पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वहां आपसे कोई इंटरव्यू नहीं पूछ रहा, वहां से आप लिख के आ रहे हैं। लिखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें उधर हम रटा नहीं चलता, तो रटा जब तक नहीं होगा आप कैसे उसमें पॉइंट्स को प्रूव करेंगे, ठीक है। एंड सर, तीसरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कहा कि जून या जुलाई में वो सिंध की सीसी होगी। सो आई बिलोंग टू सिंध। तो सर सीसी सीएसएस के बाद होगी, ये कंफर्म न्यूज़ है तो ये बता दें। समझ नहीं आया क्या पूछा आपने। सर अभी आपने कहा ना कि सीसी जो सिंध प्री कमीशन का एग्जाम था, तो वो अभी जून में होगा। तो सर ये कंफर्म है? नहीं, ये तो किसी ग्रुप आप में से ही बताया था, किसी ने मैसेज किया था इधर चैट में। मुझे नहीं पता कब होगा। और सिंध वालों को मैं इतना फॉलो भी नहीं करता, वो भी रीजन पता है कि क्यों नहीं फॉलो किया था। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, और किसका है जी? अबरार आप पूछें। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर एक ऐसा कैंडिडेट जिसने फॉर एग्जांपल अभी 1 मई से प्रेपरेशन स्टार्ट किया, तो सर आइडियली कब तक मतलब सिलेबस और नोट मेकिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए? रियलिस्टिकली आइडियली तो मैं कहूँगा 6 महीने में खत्म कर लें, लेकिन रियलिस्टिकली आपको दिसंबर में जाके चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। और फिर आप जनवरी में उसको रिवाइज करेंगे। और ये भी तब पॉसिबल है जब जी आप सर। पूरा मेटिकुलसली अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं। कोई अब जैसे ही भी ईद की छुट्टियां आएंगी, कोई एक हफ्ते की छुट्टी पे चले जाएगा, फिर उसको 10 दिन दोबारा वापस आने में लगेंगे, तो आधा महीना तो आपका ज़ाया हो गया। तो इस तरह के बीच में अगर आपकी मसरूफियात हैं तो फिर तो नहीं कवर होने वाला। तो इन चीज़ों को इससे ओवरकम करना पड़ेगा आप सबको। जी सर। और सर अभी ऐसे के साथ सर अभी हमें 2 सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए स्टार्ट में मेन, या एक? क्योंकि सर ऐसे पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, रिटर्न प्रैक्टिस इतनी पहले की नहीं है तो अभी वो उस पे। बिल्कुल। शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, अच्छा मैं आप लोगों को अपनी भी थोड़ा जर्नी बता देता हूँ ना, मैंने कैसे शुरू किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा सबको भी आइडिया हो जाए। अब देखें, हमारे पास माशाल्लाह बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं और सारे जो हैं वो बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ जो हैं वो सारे तो नहीं इस तरह के होते ना, क्योंकि अगर अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में तो सारे इसी की प्रोडक्ट हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही जो है बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं या जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है। तो एक एवरेज आईक्यू, एक एवरेज एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो दैट वाज माय केस एज वेल। तो जब मैंने स्टार्ट किया था आप अपनी जर्नी, तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, मैं आपको पूरा सही सही बताने लगूँ कि मैंने कब स्टार्ट किया था, ठीक है। 2016 के अंदर, आई थिंक मई के अंदर मैं जो है वो ग्रेजुएट हुआ, ठीक है। अब आपको पता है ग्रेजुएट जो है वो बड़ा एक हायर एक्लोन पे होता है, उसके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई होते हैं। वो अभी अभी रियलिस्टिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं हुआ होता, वो बिल्कुल अभी जो कहते हैं ना कि अंडे से निकला होता है। यानी वो अभी देखना शुरू करता है ऐसा दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि अब तब तक तो पेरेंट्स मोस्टली हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने आप को, मोस्टली पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टू सपोर्ट माई सेल्फ, और मैंने जो है वो होम ट्यूशन जो है वो स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। लोग इसको पता नहीं क्या बड़ा नेगेटिव लेते हैं ट्यूशन वगैरह को, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी।
तो मुझे जो है वो तब कितने रुपए मिलते थे, एक ही ट्यूशन जाता था 2 घंटे लगते थे, मुझे कुछ 6,000 रुपीज मिलते थे। ठीक है, तो मैं बड़ा खुश था कि भाई मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड टू अर्न, और मई के बाद मैंने, मेरे कुछ फेलोज थे और उन्होंने कहा कि हमने सीएसएस करना है। मैंने कहा भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, गवर्नमेंट के पैसे से इन्होंने इंजीनियरिंग की। मुझे तो स्कॉलरशिप लगी हुई थी यूनिवर्सिटी में, मुझे तो गवर्नमेंट पे करती थी ना, सालाना 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे। तो मैंने कहा मैं तो क्यों अपनी स्कॉलरशिप ज़ाया करूंगा, मैं, गवर्नमेंट ने तो मुझे बहुत ज़्यादा पे किया, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो अपने मुल्क की खिदमत करूंगा। यही होता है ना, सबके अंदर माइंडसेट यही होता है। असल दुनिया तो उनको नहीं पता होती। तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो बिल्कुल टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपने, मैं बिल्कुल जो है वो अपनी इंजीनियरिंग जॉब की तरफ जाऊंगा। अब मई में शुरू हुआ, फिर जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक जो है वो इंटरव्यू चलते रहे कई डिफरेंट कंपनीज के। किसी अच्छी कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, तो एक मैंने कोई घिसी पिटी सी कंपनी थी उसमें वैसे ही जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जो है वो कोको कोला की कंपनी है, ठीक है, बल्कि कोक से पहले थी फातिमा फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर, ठीक है। अब इधर से मैंने सारा कुछ क्लियर कर लिया, फाइनल इंटरव्यू की कॉल आई, मैंने कहा बस मेरी तो यहाँ पे जॉब होने लगी है, और बस अब तो मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मैं तो बहुत आगे जाऊंगा कैरियर में। तो फाइनल जो उसका इंटरव्यू आया, रिजल्ट आया, वो अगस्त में था। उसने कहा नहीं भाई हमने नहीं आपको रखना, आप इस काबिल नहीं। अच्छा, मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ मेरा, बहुत दुखी हुआ। फिर मैंने उन दोस्तों से पूछा कि यार तुम लोग सीएसएस क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा भाई हम सीएसएस कर रहे हैं। मैं कहा नहीं मैं उनके साथ तो नहीं जा सकता, वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम क्यों सीएसएस करने लग गए। तो मैं एक और दोस्त के पास गया, वो कहता अच्छा तुम्हें अकेडमी ले जाता हूँ। तो मुझे एक अकेडमी ले गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी रिनाउन सी थी। तो जी मैं उधर गया 15 दिन, उन्होंने मुझसे जो है वो 20,000 लिए। अब मेरे जो 3-4 महीने की सेविंग थी वो मैंने इधर दे दी। अब मैंने 20,000 उसको एट दैट टाइम 2016 में दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे सारे सब्जेक्ट शुरू कर दिए। कोई सुबह जाता था मैं उधर 9 बजे, तो पहला लेक्चर चल रहा है पाकिस्तान अफेयर्स का, वो उन्होंने प्री पार्टीशन से शुरू किया। फिर उसके बाद साथ ही लेक्चर खत्म हुआ, अगला लेक्चर इस्लामियात का आ गया, और फिर बंदा जो है वो समझने लगता है, फिर यूएस हिस्ट्री आ गया। अब मैं वही सोने लग गया क्लास के अंदर, अजीब सी मामला चल रहे थे। फिर वापस आता था 3 बजे, तो घर पढ़ना शुरू करता था, तो बिल्कुल टेम्परामेंट खत्म, एनर्जी एग्जॉस्ट। तो ये मैंने कहा भाई ये तो नहीं मेरे से हो सकता, सीएसएस तो नहीं मेरे से हो सकता। तो मैंने यहाँ पे अपने पैसे ज़ाया किए, 15 दिन गया, उसके बाद मैं दोबारा जो है वो अपनी इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। मैंने कहा नहीं भैया मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो ऐसे करते करते जॉब छोटी मोटी मिलती गई, उसको उसको मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी ट्यूशन जो है उसको एक्सपैंड किया, ठीक है। मैं तकरीबन 6 PM से 6 PM टू नियरली 10 PM, फिर कभी 11 PM मुझे जो है वो ट्यूशंस मिलना शुरू हो गई। 6,000 से आई स्टार्टेड टू अर्न नियरली 50,000 प्लस, ठीक है, इन हाउ मेनी मंथ्स, इन 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। यानी नियरली जब जनवरी आया 2017, तो आई वॉज अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट एट दैट टाइम, मेरे लिए बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, चलो जॉब मिल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर जनवरी शुरू हुआ, फिर मुझे दोबारा शौक चल गया सीएसएस का। मैंने कहा अच्छा मैंने अब इंग्लिश पढ़नी थी, मैंने कहा इंग्लिश से शुरू करता हूँ। अच्छा, मैंने तब सीएसएस में अप्लाई कर दिया था 2017 में, मैंने सीएसएस में अप्लाई कर दिया। अब जब सीएसएस में अप्लाई कर दिया 2017 में, और मैं गया, अब जनवरी में मैं इंग्लिश तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक टीचर के पास गया, वो सुबह फजर के बाद बुलाते थे, और उनके पास जाता था, वो कुछ 3-4 वर्ड्स देते थे लिखने के लिए, वो सेंटेंसेस लिखते थे। उन्होंने कहा भाई 1 महीने में आपको ऐसे लिखना आ जाएगा। जब मैं उनके पास, मैं कहा वाह भाई ये तो कमाल हो जाएगा, 1 महीने में मैं ऐसे लिख लूंगा, फिर तो मैं अटेम्प्ट दे दूंगा, ठीक है, जैसे सारे करते हैं। मैंने 1 महीने के अंदर जो है वो मैंने कहा ठीक है। अब 3 हफ्ते गुजर गए, वो अभी हमें वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स करा रहे हैं, ट्रांसलेशन करा रहे हैं। आखिरी हफ्ते उन्होंने कोई 2-3 आउटलाइन बनाई, मैं कहा लो जी अब आपको ऐसे आ गई। उनका ये क्या मजाक है भाई, ये तो मुझे कुछ भी नहीं आया, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने पास पेपर देखा तो मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा ये तो मुझे आता ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं मैं सीएसएस 2017 नहीं दे सकता। फिर उसके बाद आपको पता है जो हमारे ओए लेवल के जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको ज़्यादा ट्यूशन मिलने लग गई ना, उसमें आपको डिमांड बढ़ गई। मैं अच्छा पढ़ाता था बच्चों को, तो मैं अब शुरू में 6 से 10 जाता था, तो मैं सुबह से जो है वो तकरीबन 11 AM से नियरली 10 PM तक मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई ये अब फुल टाइम मेरा है, और मैं इंजीनियरिंग में अगर मिली तो मिली, नहीं तो मैं दूसरे कैरियर पे चले जाऊंगा, मैं टीचिंग में चले जाऊंगा। तो मैं ये पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड आई वॉज अर्निंग अराउंड मोर देन 1 लाख, ठीक है।
तो 1 लाख प्लस जो है वो मैं अर्न कर रहा था। तो यहाँ से गुजरते गुजरते, अब एग्जाम थे, डिमांड ज़्यादा थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे। टाइम जनवरी से गुजरता गुजरता आ गया मई। अब मई में ओए लेवल के एग्जाम खत्म हो गए। अब मैंने कहा भाई अब क्या करूं। अब मई में मुझे, अच्छा मई से पहले, सॉरी, इट वाज अराउंड मार्च। मई से पहले मार्च में मुझे कोको कोला में मैंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। अब उधर से मुझे आ गई इंटरव्यू की कॉल, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई ये लो जी, अब तो मेरी इंजीनियरिंग की जॉब भी होने लगी है, अच्छी जॉब, ठीक है। तो मैं कोको कोला में चला गया और उस टाइम लगा, फाइनल रिजल्ट आया मई में। उसमें मैं लास्ट उसमें गया, सेशन तक गया, लास्ट स्टेज तक गया। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं आपको रखना, आप इस काबिल ही नहीं है। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये तो ज्यादती है भाई, ये तो इंजीनियर्स जो हैं, यूआईटी के इंजीनियर्स, उनको ये जलील कर रहे हैं। मैं तो नहीं ऐसे बर्दाश्त करूंगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं सीएसएस करूंगा। फिर वो स्टूडेंट्स, वो कोलीग मेरे, जिनका मैं मजाक उड़ाता था, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा यार मुझे भी सीएसएस करा दो। तो उसमें सर अरसलान है, मेरे बैचमेट हैं, ही सिक्योर्ड 11th पोजीशन इन सीएसएस, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको हम सीएसएस कराते हैं। तो फिर मैंने मई 2017 से अपना एक बैठ के सीएसएस की तैयारी शुरू की। उसमें मैं जाता था लाइब्रेरी, सुबह 9 बजे जाते थे, 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी, उसके बाद 5 से 11 12 कभी 1 बजे तक अपनी ट्यूशन। आई वॉज अर्निंग अराउंड अ हैंडसम मनी, 150,000 प्लस आई वॉज अर्निंग। और आई वॉज लाइक, बिल्कुल जो है वो तैयारी कर रहा था सीएसएस की। तो टाइम गुजरता गया और मैं तैयारी करता गया, ठीक है। तब आ गया दिसंबर, नहीं दिसंबर नहीं, नवंबर। तब आ गया पीएमएस 2017। अब उसको तो सर सलान के फादर भी सीएसएस की टीचिंग करते रहे हैं। तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पीएमएस में जो है अप्लाई करना है। मैं कहा चलो मेरे भी करा, तो कुछ नहीं होता, अब देख लेते हैं पीएमएस क्या है। मुझे नहीं पता था तब पीएमएस क्या है। और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि सीएसएस के बाद ग्रुप्स क्या हैं। सीएसएस में सिर्फ इस वजह से कर रहा था क्योंकि मेरी जो ईगो थी उसको बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि कोका कोला में मुझे जॉब नहीं मिली थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अब कुछ करूंगा। मुझे सीएसएस का नहीं पता था क्या होता है, कितने ग्रुप्स हैं, क्या करना पड़ता है। तो मैंने शुरू कर दी। पीएमएस 2017 में अपीयर हुआ। पीएमएस 2017 का उसमें उसमें रैंडम सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। कौन से? पंजाबी तो सीएसएस में पढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने रखा सोशल वर्क, और दूसरा रखा मैथ्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कोई तैयारी नहीं इसकी की, दिसंबर में एग्जाम भी आ गए। अब मैं एग्जाम देने चला गया। मैंने कहा चलो सीएसएस की रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो हमने सीएसएस की तैयारी कर रहे थे वो हमने एग्जाम पीएमएस में दिया, और एक रिटन प्रैक्टिस हो गई। वो मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम थे, वो भी मैंने पास कर लिया अपना पीएमएस एग्जाम। और मई से जो है वो मैंने, एक मैडम मुझे मिली इंग्लिश की, मिस फिजा, ठीक है। उन्होंने जो है मुझे तैयारी कराना शुरू की इंग्लिश की। और मैं मैडम के पास मई से लेके जनवरी तक गया। फिर उसके बाद मैं मैडम के पास 12 फेब को गया हूँ। 14 को एग्ज़ाम था। मैंने कहा मैडम दुआएं करते हैं ज़रा पास हो जाऊँ ना, फूंक मरवा लूँ अपने पेन के ऊपर। तो मैडम के पास गया। मैडम ने कहा अच्छा दिखाओ क्या लिखा है अपने पिछले दिनों में। मैंने मैडम को राइटिंग दिखाई अपनी, कुछ पैराग्राफ। कहते हैं नहीं, इतना बड़ा उन्होंने क्रॉस किया। कहते नहीं भाई तुम जो है ना वो अटेम्प्ट ज़ाया करोगे, इस दफ़ा अपीयर नहीं होना। मैं कहा, ये तो ज्यादती है भाई, ये तो मुझे तो बड़ा शौक लगा। फिर मैं 13 फेब को दोबारा गया मैडम के पास। मैंने अपना पूरा दिन आके 12 फरवरी को लिखता रहा अपने सारे जो राइटिंग थी उसको रीड किया। फिर मैंने इनोवेट किया, न्यू शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए, ग्रामर के ऊपर फोकस किया। फिर मैं 13 फेब को मैडम को जाके चेक कराया। उन्होंने कहा नहीं अब तुम पास हो जाओगे, अब ठीक है। तो मैं चला गया। अच्छा तब मैडम ने कहा नहीं तुम ना इस्लामियात का भी मुझे दिखाओ कुछ लिखा हुआ। एक पेपर, एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया हुआ था, किसी को चेक नहीं कराया, उर्दू में लिखा था। मैडम को चेक कराया, उन्होंने कहा नहीं उर्दू में ना तुम करना, तुम इंग्लिश में पेपर जो है वो दा के देना। अब मैं इस्लामियात जो है वो सारी उर्दू में रट्टा लगा के बैठा हूँ। मैडम ने कहा नहीं आपने इंग्लिश में देनी है। तो मेरी मुर्शिद है, मैंने कहा ठीक है मैं तो इंग्लिश में दूंगा। आप कहती हैं मैं फारसी में देने चले जाता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप इंग्लिश में दें। तो मैंने कहा इंग्लिश में देता हूँ। और मैंने इस्लामियात भी इंग्लिश में दी। सीएसएस जो है पहली अटैम्प्ट हमने की, और 2018 में सीएसएस भी पास हो गया और पीएमएस भी पास हो गया। अब जब हमने अटेम्प्ट दी उसके बाद दोबारा आप देखें फरवरी के बाद हाई इन डिमांड मेरी टीचिंग। उन्होंने कहा भाई ओए लेवल की आपको जो है वो ट्यूशन ज़्यादा मिल रही है। एक मुझे ट्यूटरमेंट प्रोवाइड करती थी। उनको पता था भाई मैं कहीं भी जाता हूँ ट्रायल देने तो मैं फेल नहीं होता, तो वो मुझे हर ट्यूशन दे देती थी। तो फिर दोबारा एग्ज़ाम के बाद मैं सुबह 10 से शुरू होता था, रात 1 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता रहता था। तो फिर रिजल्ट आया फाइनल इसका सितंबर अक्टूबर में आया 2019 के। तो उसमें पास हो गया मैं। फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की।
अब दिस टाइम आई के एक एवरेज से बैकग्राउंड वाला, ना किसी को पता कि भाई पढ़ना कैसे है ना बोलना कैसे है, लाइक वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर। तो मेरे इंटरव्यू में नंबर आया 123 CSS फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये रिजल्ट आता है 31 मई और 2019। तो उसमें हमारी लोकेशन नहीं होती। आई सिक्योर 256 पोजीशन, और सर सलान की ही सिक्योर 231 पोजीशन। ठीक है, उसके इंटरव्यू में थे 131, और मेरे रिटर्न में थे 664, उसके रिटर्न के अंदर थे 660। ठीक है, तो दोनों की एलोकेशन नहीं हुई, PMS में भी नहीं हुई, CSS में भी नहीं हुई, बहुत दुख हुआ। अब ऑप्शन तो था नहीं कुछ, क्या करते, टीचिंग तो मैं कर रहा था ऑलरेडी, तो मैंने कहा चलो दोबारा अपीयर हो जाते हैं। तो हम दोबारा जो है CSS 2020 की हमने प्रिपरेशन शुरू की। उसमें ना किसी के पास के सब्जेक्ट रिवाइज किए। अच्छा, दोबारा जब शुरू की तो जून में शुरू की ना। अब मैंने कहा कि भाई अब मैं अच्छी तैयारी करूंगा, अब मैंने जो है ना वो मैंने टॉप करना है। हम दोबारा देखें ना, ईगो के ऊपर बात आ गई ना कि भाई, अब इसमें एक मेरे रिलेटिव थे, वो कहते थे भाई इससे नहीं होगा कुछ, ये तो हर जगह फेल हो जाता है। और ईगो पे बात आ गई कि यार ये तो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपसे ये इंटरव्यू में फेल हो जाता है, इससे इंटरव्यू नहीं होता। तो मैं कहा नहीं, अब मैंने तो है जो है ना वो 700+ मार्क्स लेने। मैंने शुरू किया जून से, मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना शुरू किया, प्री पार्टीशन पढ़ा। अच्छा, सर इस्लान के फादर के जाके उनको चेक कराया, उन्होंने शुरू में क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब दोबारा बेइज्जती हुई कि भाई हम तो CSS हमने एक दफ़ा क्वालिफाई किया हुआ है, उसके साथ बाकी एस्पायरेंट्स बैठे हैं, तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मैं तो नहीं दोबारा चेक करा रहा। तो हमने दोबारा कोई पेपर ही नहीं दिया। फिर हम लाइब्रेरी जाते थे, मैं अरसलान का चेक कर लेता था, वो मेरा चेक कर लेता था पेपर। एंड वी अगेन अपीयर्ड इन CSS 2020 एंड वी बोथ क्वालिफाइड। ठीक है, हम दोनों ने क्वालिफाई किया। ही सिक्योर्ड 11th पोजीशन एंड आई सिक्योर्ड 18th पोजीशन। दिस टाइम जो मेरे मार्क्स थे 2020 में वो थे 679, एंड माई मार्क्स इन इंटरव्यू वर 208। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी। क्यों एफर्ट की थी, कैसे एफर्ट की थी? क्योंकि CSS 2020 के बाद मुझे ऑनलाइन ट्यूशन्स मिलनी शुरू हो गई, मुझे एक्सपर्ट्स मिलने लग गए। ठीक है, तो उनके साथ इंग्लिश में उनको समझाना पढ़ाना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर हुई थी, कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ था। तो उससे मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए इंटरव्यू के, 123 से 208। और सर सलान के थे 715। ठीक है, तो उसने मेरी बात को खुद सीरियस ले लिया था कि 700 नंबर लेने हैं, और उसके इंटरव्यू में थे 190। सो ही सिक्योर्ड 11th पोजीशन एंड आई सिक्योर्ड 18th पोजीशन। तो भाई देख लें, यहाँ पे कोई लक नहीं है, एफर्ट्स हैं, डिटर्मिनेशन है, और आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप ये हैं तो आप पास कर लेंगे, अदरवाइज आप बातें करेंगे और दूसरों की बातें सुन। सो दिस इज हाउ आई पास CSS एंड आई क्वालिफाइड इन ऑल ऑफ माई अटेम्प्ट्स। अच्छा, इसके बाद हमने CSS 2020 के बाद मैंने क्या किया, PMS का भी दे दिया एग्जाम। मैंने कहा चलो PMS भी दे देते हैं। अब CSS 2020 के बाद था, इस दफ़ा मैंने कहा कि भाई मैंने जो है वो अच्छी तैयारी करनी है PMS की, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, ज्योग्राफी ली। अब पिछली दफ़ा जो PMS मैंने दिया था वो विदाउट रीडिंग एनीथिंग दिया था, उसमें आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे 70+ स्कोर था, और कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। इस दफ़ा मैंने इतना पढ़ा। ठीक है, और जब PMS का इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने जाना था, उससे पहले CSS का रिजल्ट आ गया, मैं PMS का इंटरव्यू देने नहीं गया। और आज तक मेरा उन्होंने रिजल्ट विद हेल्प किया। उन्होंने कहा नहीं भैया, आपको रिजल्ट नहीं देना, आप इंटरव्यू में नहीं आए थे। तो मुझे नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स हैं, लेकिन जो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट थी वो PMS 2020 की थी, और उसमें मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर होंगे। तो ये चीज़ थी सारी, और उसमें सर सलान के फर्स्ट पोजीशन थी। ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन PMS एंड ही स्कोर वाज ओवर 850। और मुझे सिर्फ जिंदगी में जो एक रिग्रेट है वो यही रहेगा कि उसने टॉप कर लिया और मैंने जो है वो इंटरव्यू नहीं दिया। तो आई ऑलवेज हैव दिस रिग्रेट इन माई लाइफ कि भाई मुझे रिटर्न में नंबर बता देते, तो मुझे पता लग जाता कि मेरे भी 850 हैं और नहीं है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, इसमें हम जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करते थे डेली। मैं टाइम लिमिट लगाता था कि भाई 10 मिनट के अंदर मैंने आउटलाइन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है। और उसको मैं फोर्स करता था लिखने के लिए। वो मेरे प्रेस ही चेक करता था, इज गुड इन इंग्लिश ग्रामर एंड आई वाज गुड इन इंग्लिश ऐसे। तो ऐसे मैंने उसको करा दिया, ऐसे उसने प्रेस ही उसने मुझे करा दी। बाकी नोट्स हमने मिलकर बना लिए, चीज़ों को क्रैम किया, एंड वी डिड CSS। तो बड़ा आसान है CSS करना, लेकिन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस। मेरे ख्याल से काफ़ी आपको भाषण दे दिया मैंने। अब आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देन आई विल एंड इट। जी आयशा, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर मुझे ये पूछना था कि आप उस दिन जो आपने वो हमारा वो गाइडलाइन वाला सेशन था 2025 क्वालिफायर्स के साथ, तो उसमें भी ऑप्शनल्स की बात हो रही थी, तो हाउ टू चूज योर ऑप्शनल्स ना, तो वो हमें स्कोरिंग ट्रेंड की बात भी कि आप स्कोरिंग ट्रेंड वाले सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं, या फिर यू हैव टू आप अपनी स्ट्रेंथ्स भी देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सा सब्जेक्ट है। बट सिर्फ फॉर अ बिगिनर जिसको किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं पता, तो फिर उसके लिए क्या बेस्ट होगा? ठीक है, आप लोगों के लिए हम टीबीआई के ऊपर हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपको बता रहे हैं, वो ओरिएंटेशन नियरली फ्री हैं सबके लिए, कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, आपने इसको कैसे चूज करना है। और मैंने कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को दी हैं अपने इंस्टा पे भी। आई इफ आई हैव टू चूज सब्जेक्ट्स आई विल डेफिनेटली गो फॉर पोल साइंस। मेरा आईआर था सीएसएस में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस था मेरा पीएमएस में, तो आई लाइक पॉलिटिकल साइंस मोर देन आई लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस। पोल साइंस अगर टारगेट भी हो तो 120 नंबर दे देता है, आईआर टारगेट हो तो उसमें पास होना भी मुश्किल है। उसके बाद अगर हिस्ट्री का किसी को क्रैमिंग अच्छी है तो ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में चूज कर सकता है। फिर एनवायरमेंट साइंस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आई प्रेफर इट ओवर जेंडर साइंस, क्योंकि जेंडर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा जेंडर को ओवरवेलम कर लेते हैं, अपने आप के ऊपर सवार कर लेते हैं, और फिर ऐसे के अंदर कभी जेंडर आ गया तो ऐसे के अंदर पूरा जेंडर स्टडीज डाल आते हैं, उससे फेल हो जाते हैं। उसके बाद टाउन प्लानिंग इज़ गुड, लेकिन वो एक दफ़ा 2020 में मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, उसका नाम भी उस्मान था, लेकिन वो जो है वो टाउन प्लानिंग के अंदर फेल हो गया था, बाकी सब में पास था। तो पॉलिटिकल साइंस आई प्रेफर, एनवायरनमेंट साइंस आई प्रेफर फिलोसफी, साइकोलॉजी, पंजाबी। ठीक है, हिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट, देन पब्लिक एड इज ऑल्सो प्रेफर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हैं जो कि आप ले लें, अच्छे होंगे। सोशियोलॉजी आई डो नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है टारगेट हुआ है हिस्ट्री के अंदर ना, इसकी हिस्ट्री है टारगेट होने की, तो आई डो नॉट रिकमेंड। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने वो सब्जेक्ट रखे हैं जो मुझे सेफ लग रहे हैं स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स मैंने इग्नोर भी किए हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री मुझे नहीं अच्छी लगी। ठीक है, वो टारगेट होते रहे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, एनीवन एल्स नाउ? काफ़ी टाइम हमने इस पे लगा लिया है। सवेरा आपका क्वेश्चन। अच्छा, आपका अ, क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे पूछने भी वाली थी आज, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने डिस्कशन भी इसके ऊपर करा दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो मैंने ना इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया हुआ था, और मैंने सिलेबस जो था ना ऑनलाइन कवर भी कर लिया हुआ था। लेकिन सर जो आईआर है वो 2025 की टीएमसी देने के बाद जो है ना मुझे पता चला काफ़ी हिट हुआ है, लो स्कोरिंग काफ़ी रहा है। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं आईआर पे ही स्टिक रहूं या फिर मैं पॉल साइंस की तरफ जो है ना शिफ्ट कर जाऊं। अभी तो काफ़ी टाइम है, सिलेबस में कवर कर लूंगी, 2027 की अटेम्प्ट देनी है मैंने। नहीं, आइए ठीक है, अगर आपने कवर किया हुआ है आप इसके ऊपर थोड़ी एफर्ट करें, आप इसका नंबर ले सकती हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को कवर करना इट विल टेक 2 more months। ठीक है, पूरे 2 महीने आपको लगेंगे इसको कवर करने के लिए फर्दर। आईआर में 2 महीने में आप अच्छा इस चीज़ों को कवर कर सकते अगर सर आईआर हिट हो गया तो फिर तो रिस्की जोन में चली जाऊंगी, तो मैं मेंटली कंफ्यूज हूँ इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा। हैं। हेट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये आपको और मेंटली। ओके सर। और सर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज मैंने चूज़ किया लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया, वो सही है? आप चेंज कर लें। उसको किसके साथ सर? मैंने हिस्ट्री कोई नहीं रखी क्योंकि वो हिट हो जाती है तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं इतना मेहनत भी करूं और फिर कोई सब्जेक्ट हो के ऐसा हिट हो जाए, तो मैं सेफ जोन में रहना चाहती हूँ। मैंने क्रिमिनोलॉजी चूज़ किया है और इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया हुआ है, और क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पंजाबी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। तो गवर्नेंस को मैं किसके साथ करूँ चेंज? गवर्नेंस ने थोड़ा अच्छा स्कोर नहीं दिया, इसको थोड़ा वेट करें, देखते हैं आगे क्या बनता है। अब बाकी सब्जेक्ट्स कह लें इसको, जीपीपी और पब्लिक एड के अंदर अब इसमें देखें कौन सा अच्छा लगता है। पब्लिक एड भी अच्छा सब्जेक्ट ठीक है सर, थैंक यू सर। है। अच्छा, फहद आपका क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जो एक टॉपिक कवर करने बैठता हूँ तो मुझे ना एक टॉपिक कवर करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सर आपको कितना एक टाइम लगता था, और आपके ख्याल से एक क्या मुझे लिमिट रख देनी चाहिए कि कितनी देर में टॉपिक, क्योंकि मैं बड़ी दफ़ा एक दिन से भी ज़्यादा लग जाता है एक टॉपिक के अंदर डिटेल में घुस जाता हूँ। तो मुझे कितना टाइम, एक दिन में कितने टॉपिक करने चाहिए, और इस तरह थोड़ा सा बता दें प्लीज़। अच्छा, एक दिन में आपको
देखें, हर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट है। अब देखें 10-12 टॉपिक होंगे, अगर 10-12 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक अंडरस्टैंड होना लग जाता है तो डेट इज़ फाइन, कोई मसला नहीं। सर एक टॉपिक को मतलब मुझे कितना टाइम देना चाहिए रफली? देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ दैट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप कितना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शुरू में टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है सर। प्रतीक विंग्स, जेडी विंग्स के ताल्लुक से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है? कोई यूएस में चले तो भाई वीज़ा लग जाएगा आपका भी। बिल्कुल सर। वालेकुम सलाम। नहीं सर, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा चलता है। अच्छा सर, मैं ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर हूँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में। तो सर ये जो वन पेपर है वो उसकी भी मैं साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ। तो सर ये जब वन पेपर की तैयारी मतलब की तरफ शिफ्ट होता है तो डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाते हैं तो वन पेपर जो है उसका भी बिल्कुल ही मतलब खराब हो जाता है। तो इसको सर कैसे लेके चलना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। वन पेपर इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर रिटन प्रिपरेशन। मैंने वन पेपर भी किया हुआ है, एफआईए का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई किया हुआ है। उसका लेकिन वो मैंने सीएसएस और पीएमएस के अटेम्प्ट्स के बाद किया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर किसी का है कोई वन पेपर के साथ भी साथ लेने जा रहा है, तो आप दिन में 1 घंटा दे दें सिर्फ वन पेपर को, इससे ज़्यादा जो है वो ना दें। और बाकी अपनी डिस्क्रिप्टिव ये चीज़ों को लेके जाएं, अगर आपका प्रायोरिटी सीएसएस है। ओके सर, थैंक यू। जी खबर, यू कैन डू दैट, यू कैन सबमिट योर रिस्पॉन्स इन वर्ड फाइल। सायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जैसे हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, वो तो हम आपके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लाइड आपकी एनएफ है और हम न्यूज़पेपर भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, पोल साइंस के लिए भी हम मैंने आपकी एकेडमी का ही सेशन ज्वाइन किया है, और इंशाल्लाह मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी एकेडमी से ही ज्वाइन करूँगी। तो उनके लिए जो नोट्स हैं वो एनएफ रहेंगी या किसी बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा मुझे? नहीं, इंशाल्लाह नोट्स आपके इनफ होंगे हर सब्जेक्ट के, और इसको मैं खुद ओवरसी करता हूँ। अगर किसी भी टीचर का इशू हो, उनके सब्जेक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको हम अब्रप्ट उस पर एक्शन लेते हैं। और लास्ट ईयर मैंने कुछ एक मेंटोर को रिप्लेस भी किया था, और हमने दोबारा सब स्टूडेंट्स को नए मेंटोर की एक्सेस भी प्रोवाइड की थी। तो जितने भी मेंटोर्स हैं, आई थिंक दे आर डूइंग फाइन, और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, हर चीज़ प्रोवाइड करें। जी जी सर। जी जी सर। सर टीचर तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो ये पूछना चाह रही थी कि नोट्स नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइंस के मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे स्लाइड्स हैं, तो उसके साथ तो बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, नहीं पड़ेगी। हम इस तरह चीज़ें देंगे कि आपको किसी और चीज़ की जरूरत ना हो। बस आप लोगों का एहसान यही होगा कि आप उनको याद कर लें, उन चीज़ों को जी जी याद। सर। जी सर, थैंक यू सर। सारा आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 2024 में अपीयर हुई थी एंड आई स्कोर्ड 54 इन सोशियोलॉजी, लेकिन आप कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सेफ सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं स्विच करना चाह रही हूँ टू पंजाबी। लेकिन मेरा इशू ये है कि मैं पंजाबी फ्लुएंटली बोल तो लेती हूँ, लेकिन एक मेरी हैंड राइटिंग स्लो है, और सेकेंडली मैंने सीएसएस के पेपर्स देखे हैं, और मैंने अगवाई आई आई सपोज एक बुक है, तो उसको भी मैंने देखा है, लेकिन सर मुझे वो डायलेक्ट समझ नहीं आता पंजाबी का। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से आपके 52 मार्क्स हैं, और पंजाबी में आपने उतनी एफर्ट अगर थोड़ी ज़्यादा कर लें तो 82 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर एक स्टूडेंट के अगर 680 मार्क्स हैं और 30 ऐड करने से 710 हो जाएंगे, तो एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड पंजाबी, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ओके सर, थैंक यू। जी, ओन, मोहम्मद ओन। कैन यू अनम्यूट? Sir, can you hear me? जी जी, आई कैन।
सर मुझे कन्फ्यूजन है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर और यूरोपियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस साल मैंने डीएमसीज देखे हैं तो इस्लामिक हिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग रहा है, तो मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ कि वो ऑप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये जो डीएमसी आई हैं, अभी एक स्टूडेंट की आई थिंक थर्ड पोजीशन है, उसके इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर को 97 मार्क्स, ठीक है। और उसी तरह अगर कोई स्टूडेंट यूरोपियन हिस्ट्री में इस दफ़ा उसने 70 दिए हैं, तो भाई 20-25 नंबर सीधा सीधा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो हमें तो मैडली उस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए। और अभी 2 साल से ही अच्छे स्कोर दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2027 में टारगेट हो सकता है। 2027 में ये ठीक रहेगा, अच्छा सब्जेक्ट है। और साथ साथ ही इस्लामियात में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस्लामियात बहुत ज़्यादा ओवरलैप मतलब ट्रिकी होता जा रहा है, वो कन्वेंशनल पेपर से हट चुका है। तो उसमें हमें इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमने पढ़नी ही है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो इस्लामिक हिस्ट्री की हैं। तो वाई नॉट वी कवर इस्लामिक हिस्ट्री एंड ऑल्सो कवर इस्लामियात साइमल्टेनियसली, तो इससे आपको दोनों चीज़ों में फ़ायदा हो जाएगा। यस, थैंक यू। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हुआ होगा। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर लूँगा एनर्जी वाला, इस पे कुछ अपडेटेड स्लाइड शेयर कर दूँगा। और इसका टॉपिक दोबारा हम जो है वो लाइव नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे जब इसमें कुछ चीज़ें अपडेट होंगी। आज मैंने पढ़ाना था लेकिन थोड़ा सा टॉपिक से मैं डेविएट हो गया और टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वेस्ट हो गया, ठीक है जी। अभी पाकिस्तान अफेयर्स का हम सेशन करेंगे, 9:15 पे शुरू होंगे। मैं ये अपलोड कर दूंगा आज वाला भी, ठीक है जी। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।